हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखानी स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके पूरे के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ेंगे। उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पीवाईक्यू नीट के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर के पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फिर एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है फ्लावर। तो फ्लावर हमारा कैसा ऑर्गन है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, है ना। बहुत ही एकदम आकर्षण करता है ना वो फ्लावर। देखते हमें मन में इमोशंस जग जाते हैं, कितना सुंदर फ्लावर है। पूजा हम जब भी पूजा करते हैं तो भगवान को हम फ्लावर, जो भी हमारे फूल होते हैं अलग अलग कलर के, हम उनको भगवान के चढ़ाते हैं। तो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ये। अब हमारे इसके अंदर क्या होता है कि ऑल फ्लावर प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आगे हम देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं, कैसा न्यू ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस हो रही हैं और कैसे वो गैमेट को फ्यूज़न कर रहा है। तो आगे देखते हैं, द ऑर्गन स्पेशलाइज्ड परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावर। अब इसमें हम देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत होती है हमें। फ्लावर के पास में हर एक अलग अलग फ्लावर के पास में अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। जैसे हम ह्यूमन के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, वैसे ही फ्लावर के पास में भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। आगे देखते हैं हम, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट शो अमेजिंग रेंज ऑफ adaptation to ensure the formation of the end product of the sexual reproduction, the fruit and seeds। इसमें क्या है कि फ्लावर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हमारी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो नेचर से अलग अलग नेचर में होते हैं। तो जिससे वो अडेप्टेशंस भी उनके अंदर अलग अलग आ जाती हैं, जिससे उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी हमें कैसा अलग अलग देखने को मिलता है। फ्रूट भी उनके अंदर, सीड भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर देखो, फ्लावर इज मॉडिफाइड ऑफ शूट ऑफ डिटर्मिनेशन ग्रोथ विद हाईली कंडेंस इंटरनोड एंड लीफ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, हम जान ही नहीं पाते हैं कि फ्लावर जो होता है वो किससे मॉडिफाइड होता है। ऑप्शन देते थे हमें शूट, लीफ, रूट। तो रूट तो वैसे ही नहीं हो सकता, हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। रूट और लीफ में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, पर हमें पता है कि जो फ्लावर होता है वो एकदम शूट की टिप के ऊपर बनता है, तो वो शूट मॉडिफाइड होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कभी भी आएगा तो हमें गलत नहीं करना है। आगे देखते हैं, A complete flower consists 4 parts attached to receptacle, calyx, corolla, androecium, gynoecium। तो हमारा जो फ्लावर होता है वो एक रिसेप्टिकल के ऊपर अटैच होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कैलेक्स, मेन जो पार्ट होते हैं हमारे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है। आगे कल्टीवेशन ऑफ ornamental plant for their flower is called horticulture। प्लांट का जो हमारे फ्लावर है उनका जो कल्टीवेशन हम करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है और नीट में बहुत बार आई हुई है ये।
इसको हमें कभी नहीं बोलना है कि इसको फ्लावर का कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। जैसे हनी बी की कल्टीवेशन को एपीकल्चर कहते हैं, ऐसे ही फ्लावर के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्लावर के कौन कौन से पार्ट। अभी मैंने 4 पार्ट बताया ना, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसमें हमारा ये जो सिंगल पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेपल। कैलक्स के सिंगल पार्ट को हम सेपल कहते हैं। कोरोला के सिंगल पार्ट को हम पेटल कहते हैं। जो कलरफुल हमारी लीव्स होती है ना, इनको हम पेटल कहते हैं। और जो ये हमें सिंगल लाइन दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, जो कि बेस से जुड़ने में काम आती है। और इसके जो टिप पे होता है वो हमारा क्या होता है, एंथर। टिप पे जो हमारे ये होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंथर, जिसमें हमारा मेल गैमेट पोलन ग्रेन होता है। और फिर उसके बाद में हमारा ये क्या है, स्टिग्मा, जहाँ पे ये एंथर आकर के अटैच होते हैं। और उसके नीचे क्या है, ये हमारा स्टाइल, जिससे पोलन ग्रेन नीचे ओवेरी के पास में जाता है। और ये हमारी क्या कहलाती है, ओवेरी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ ही गया होगा, किसे सेपल कहते हैं, किसे पेटल। ये स्ट्रक्चर जो है फ्लावर की आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर क्या होता है कि ये डायग्राम दे देंगे और एरो करके दे देंगे और आपसे ब्लैंक करके बताएंगे, पूछेंगे कि ये नाम बताओ, इनको क्या क्या कहते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए। और अगर हमारे इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाए तो ये डायग्राम कंफर्म बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आपको डायग्राम के साथ में पूरा का पूरा बनाना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम देखें कि कैसे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेवरल हार्मोन structural change are initiated in which lead to differentiation and further development of the flower primordium। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर, प्रीमोडियम के अंदर, जो डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं और डेवलपमेंट आती जाती है धीरे धीरे उनके अंदर, जिससे कि वो आगे जा कर के फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो सके। आगे इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लावर बर्ड एंड देन द फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि फ्लावर बर्ड होते हैं जिससे वो फ्लावर बनते हैं। हमने अभी बताया है कि सबसे पहले हमारा स्टेम के अंदर शूट मॉडिफाइड होकर के एक फ्लावर का छोटा सा बर्ड बन जाता है। बाद में जाकर के वो ओपन होकर के एक सुंदर सा फूल हमारा खिल के आ जाता है। इसके बाद में क्या है, इन मेल फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। मतलब कि हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम, जो कि बाद में जाकर के डिफ्रेंशिएट होता है और डेवलपमेंट उनके अंदर दिखाई देती है। आगे क्या कह रहा है ये, एंड्रोशियम कंसिस्ट ए होल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मैंने अभी बताया कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, किसे स्टेमन कहते हैं, किसे गाइनोशियम कहते हैं। ये डायरेक्ट 1 लाइन ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर आपका गलत हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे, गाइनोशियम किसे कहते हैं, स्टेमन किसे कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, स्टेमन किसे कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोशियम किसे कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा ये क्या है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन। मतलब कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी में क्या होता है, स्टेमन होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। तो हम एक एक करके इनको स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं।
किसे कब क्या कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एन एंथर। स्टेमन के पास में क्या होता है, फिलामेंट और एंथर। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ही था, जैसे कि ये जो हमारा है एंथर और फिलामेंट, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। ठीक है, अब आगे क्या कह रही है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलस और पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये लाइन आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। कौन सा पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट। ये पता नहीं कितनी बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार बच्चा भूल जाता है। कौन से एंड से अटैच होता है, प्रोक्सिमल एंड से अटैच होता है फिलामेंट, थैलस के साथ में और पेटल के साथ में। ठीक है, ये 100% आपको ये लाइन एज इट इज़ की एज इट इज़ याद होनी चाहिए। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलस। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको भी, ये जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसका जो ये प्रोक्सिमल पार्ट है ना, पीछे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, वो किससे, थैलस से या फिर पेटल से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल एंड पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिलामेंट किससे, थैलस के किस पार्ट से जुड़ा होता है, प्रोक्सिमल पार्ट से जुड़ा होता है फिलामेंट के। आगे देखते हैं हम, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच अदर, लोब हैविंग टू थीका। टिपिकली एंजियोस्पर्म जो होता है, एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है, जो ऊपर का फिलामेंट के ऊपर का जो पार्ट होता है एंथर, वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और उसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं, जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, डाइथीकस। ये भी लाइन आप याद होनी चाहिए। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और उसके अंदर थीका कितने होते हैं, 2 थीका होते हैं, और उसको वजह से उसको क्या कहा जाता है, डाइथीकस। डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन आ जाएगा, 1 वर्ड क्वेश्चन ऑप्शन में दे देंगे, और आपको डाइथीकस या बाइलोब्ड याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, often a longitudinal groove run lengthwise representing the separating the thicca। एक लंबी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाती है उसके अंदर से, जिसकी वजह से जिसे हम थीका कहते हैं, और जिससे क्या होता है कि एंथर जो होता है, हमारा एंथर जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये टेट्रागोनल भी आपको याद होना चाहिए। वैसे तो मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दूंगी अभी किस टाइप की होती है, देखो एक बार मैं दिखाई देती हूँ आपको। तो हमारा ये क्या है, फिलामेंट है, ये हमारा क्या है, एंथर है। अब इस एंथर के अंदर क्या हो रहा है कि इसको हमने कट किया। एक तो पहले ये लॉन्गिट्यूडनल हमें दिख रही है, तो ये कैसा हो गया, बाइलोब्ड हो गया, 2 लोब्ड हो गए। एक एंथर के अंदर कितने हो गए, 2 लोब हो गए। और जब इसको काटा तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दिए, 4 स्ट्रक्चर, 4 साइड दिखाई दिए, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, डाइथिकस। मतलब डाइथिकस तो कह रहे हैं, पर इसके अंदर 4 साइड होने की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, टेट्रागोनल। 4 है तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, टेट्रागोनल। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि बाइलोब्ड क्यों है, और ये आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये बाइलोब्ड क्यों है। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ रही है, जिसकी वजह से ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसकी वजह से ये क्या हो गए, बाइलोब्ड हो गए। और इसके अंदर हमारे जब इसको हमने इस तरीके से काटा पूरे, तो इसमें 4 हमें लोब दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से ये कैसे स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमारा क्या कह रहा है ये। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, क्योंकि 4 साइड है उसके पास में, 4 साइड, 4 साइड होने की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, टेट्रागोनल कहा जा रहा है। अब उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर। हर एक चारों कॉर्नर पे, मतलब कि हमारे इस 4 कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, 2 इन ईच लोब, है ना, 2 ईच लोब के अंदर, ये हमारे एक लोब है, और इस लोब के अंदर
2 दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी क्या हो गई, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गई और चारों कोने पे हो गई, और एक लोब के अंदर 2 लोब्स, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इस टाइप से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर के अंदर। अब जो हमारा आगे क्या कर रहा है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। अब पोलन माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, हमने चारों कोने पे जो देखा है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप होता है और क्या बन जाता है, पोलन सैक। एक पूरा पोलन का सैक बन जाता है, जो कि हम बाद में दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली एंड थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन, जो कि पूरे लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है कि इस पूरे मतलब ये जितने भी है ना, इस पूरे के अंदर क्या है कि ये पूरा एक सैक बन गया है, थैली बन गई है, जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन, छोटे छोटे पोलन ग्रेन ये रख रहा है, जैसे कि निकलते हुए हमें दिख रहे हैं पोलन ग्रेन। तो इस टाइप से ये होता है। स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ, इसके अंदर क्या कर रहा है कि एक हमारा एंथर है ना, और इस एंथर के अंदर क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या बन रहा है, बाइलोब्ड बन रहा है। और इन लोब के अंदर जब हम इनको काटते हैं तो हमें क्या दिखता है कि चारों कोने के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर आगे बढ़ के क्या बन जाते हैं, पोलन सैक, जिसके अंदर छोटे छोटे जो दाने हैं ये पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और जब मैं क्वेश्चन इनके डिस्कस करूँगी तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। आगे हम देखते हैं क्या, एंथर का स्ट्रक्चर। अभी हमने एंथर दिखाया था, तो उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एंथर कंसिस्ट 4 पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने दिखाया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, पोलन सैक है। अब उनके अंदर भी क्या होता है कि 4 लेयर होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, 4 लेयर होती है। मैं आपको ये इमेज बड़ी करके दिखाती हूँ तो समझ में आएगा आपको, है ना। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक है। और जब इस वाले डायग्राम को जब बड़ा करके देखा हमने, तो इसके अंदर 4 हमें लेयर दिखी है, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है वो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो है वो मिडल लेयर है, और इस मिडल लेयर के में अंदर की जो एकदम लास्ट वाली लेयर जो होगी वो टैपिटम होगी, है ना। मतलब कि अंदर की जो वो पार्ट हुआ वो टैपिटम, और टैपिटम से भी अंदर जो है वो पोलन मदर सेल है। तो ये जो बाहर की लेयर 3 लेयर होती है वो हमारे क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। जो अंदर का माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको प्रोटेक्ट करने में काम करती है, और टैपिटम जो होता है वो नरिश करने का काम करता है कि जो पोलन मदर सेल है उसको नरिशमेंट मिले, जिससे कि वो आगे माइक्रोस्पोर जो है बन सके। माइक्रोस्पोर नहीं, मतलब कि पोलन ग्रेन जो है वो आगे बन सके, उसको नरिश करने का काम करती है टैपिटम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टैपिटम का रोल क्या होता है। इनका तो प्रोटेक्शन करने का होता है, ऊपर के जो 3 होते हैं, पर अंदर का जो टैपिटम होता है उसका क्या रोल होता है, नरिशिंग करने का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें हमारा क्या है कि कैसे हमारा माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीज़न हो रहा है और पोलन ग्रेन बन रहा है। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस जिसमें लग जाता है ना, उसमें उसकी पूरी डिवीज़न की प्रोसेस आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, एज एंथर डेवलप द सेल एंड स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे मैंने बताया अंदर का क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये अंदर का जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब वो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो आगे चल करके क्या बन रहा है, डिवीज़न कर रहा है,
और डिवीज़न करके क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसे हम ईच, और फिर उसके बाद में क्या आएगी, ईच पोटेंशियल पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जिसमें से हर एक के पास में पोटेंशियल होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने की, पोलन ग्रेन बनने की। तो एक बार डिवीज़न जब भी होगा स्पोरोजिनस टिश्यू का एक बार में जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू का डिवीज़न होगा उस एक से कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, और वो चारों के चारों क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। अब इसके अंदर डिवीज़न कैसे होता है वो हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारी, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या काम करेगी, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मियोसिस 1 होने के बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो तो गई, फिर उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने पे ये जो 2 है, 2 के क्या बन जाएंगे, 4, जिन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। और ये इन सभी की ये क्या होंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड होंगे, और ये कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे। और हर एक हैप्लोइड कैसा बनेगा, बाद में जा कर के माइक्रो पोलन ग्रेन बन जाएंगे, माइटोसिस होकर के, क्या होकर के, माइटोसिस होकर के। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए कि एक माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होने में स्पोरोजिनस टिश्यू से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या क्या सेल डिवीज़न होती है, और कितने कितने उसके बाद में प्लोइडी उसकी कितनी होती चली जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि 2 बार तो मियोसिस होते हैं और 1 बार क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये भी नीट का PYQ क्वेश्चन है कि कितनी बार उसके अंदर मियोसिस होते हैं और कितनी माइटोसिस होते हैं। और एक मियोसिस फर्स्ट होने पे क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है, और उसके भी मियोसिस 2 के बाद में क्या बनते हैं, टेट्राड बनते हैं, और वो टेट्राड आगे चल करके पोलन ग्रेन बनाते हैं, और वो भी कैसे, हैप्लोइड। ठीक है, हैप्लोइड भी याद होना चाहिए। मियोसिस 1, मियोसिस 2, और क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइटोसिस हो रहा है, पोलन ग्रेन हो रहा है, बन रहा है। तो ये पूरा डायग्राम आपको एज इट इज़ का एज इट इज़ याद होना चाहिए। देख लो, मैं डायग्राम भी आपके लिए साथ के साथ लेके आ रही हूँ कि जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए कि कैसे माइक्रोस्पोर आगे चल करके मियोसिस 1 करके मियोसिस 2 करके माइक्रोस्पोर बना रहा है, और माइक्रोस्पोर हैप्लोइड है, और आगे चल करके वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसमें आगे हमारा क्या कह रहा है कि पोलन मदर सेल जो हमारी है, पोलन मदर सेल PMC है ना, मतलब कि हमारा माइक्रोस्पोर, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल करके ये क्या बना रहा है, पोलन मदर सेल, या फिर ये तो पोलन ग्रेन है, पर यहाँ पे ये जो हमारा बन रहा है, ये जो बन रहे हैं ये क्या है, पोलन मदर सेल, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर भी कहेंगे है ना, और पोलन मदर सेल भी कहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब ये आगे चल कर के एज एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट एंड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, है ना। जैसे ही एंथर क्या होता है कि मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी माइक्रोस्पोर हैं ये क्या होते हैं कि डिसोशिएट होने लग जाते हैं, और बाद में चल करके डेवलप क्या करते हैं, पोलन ग्रेन। याद रखना, माइक्रोस्पोर के बाद में क्या बनता है, पोलन ग्रेन। और जब ये पोली मदर सेल तक आते हैं, पोलन मदर सेल तक आते हैं, वहाँ तक की स्टेज होती है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ना कि पोलन ग्रेन तक की। पोलन ग्रेन तो बाद में मैच्योर और डिहाइड्रेट होने के बाद में ही पोलन ग्रेन बनते हैं। उससे पहले जो भी माइक्रोस्पोर बनता है या फिर पोलन मदर सेल बनती है, उनको क्या कहते हैं, उस पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन मदर सेल तक का बनना माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि माइक्रोपोल मदर सेल से पोलन मदर सेल तक का जो डिवीज़न होता है, जिसमें मियोसिस और माइटोसिस होती है, और ये स्ट्रक्चर का बनना जो होता है वो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है, ना कि पोलन ग्रेन तक का। ठीक है,
आगे हम देखते हैं हमारा क्या पोलन ग्रेन। जब हमारा एंथर मैच्योर हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है, तो आगे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। अब ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, है ना। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। एक्चुअल जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन। क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड, क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, और हमारे ऑप्शन में माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं जिसमें से मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, जनरली स्पेरिकल मेजरमेंट आर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए कि पोलन ग्रेन का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ऐसा की ऐसी लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन प्रोटोप्लास्ट इज यूनिन्यूक्लिएटेड इन द बिगनिंग बट एट द टाइम ऑफ लिबरेशन इट बिकम 2 सेल्ड और 3 सेल्ड। स्टार्टिंग में कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें एक न्यूक्लिएट होता है। बाद में जा कर के जब बड़े हो जाते हैं, बाद में जब वो 3-4 डिवीज़न करने के बाद में वो कैसा हो जाता है, 2 सेल या 3 सेल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कह रहा है, ये वाल और कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। मतलब कि हमारा पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन के ऊपर जो ये कवरिंग होती है उन्हें क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म कहा जाता है ना। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी की लाइन से देख लो एज इट इज़ का एज इट इज़ क्वेश्चन बन रहा है। मैं जब आपसे पीवाई की डिस्कस करूँगी ना तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, इट हैज़ 2 लेयर ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन। आउटर इज एक्साइन इज थिक एंड स्कल्पचर्ड और स्मूथ। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिनिन which is resistance to the chemical and biological decomposition, so pollen wall is preserved for long period in fossil deposit, है ना। इसमें क्या कह रहा है ये हमारा, कि हमारा ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर लेयर्स हैं जिसमें बाहर वाली एक्साइन है, अंदर वाली हमारी इंटाइन है, और जो एक्साइन है वो किसकी बनी हुई है, स्पोरोलिनिन की बनी हुई है, और जिसकी वजह से ये क्या है कि स्पोरोलिनिन जो है वो रेसिस्टेंट है केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से। हम चाहे कितने भी केमिकल डाल लें, एसिड डाल लें, कुछ भी डाल लें, या फिर एनवायरनमेंट से कितनी आंधी तूफान या फिर धूप कुछ भी आ जाए, इस पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, फॉसिल की तरह ऐसा का ऐसा रिमेन रहता है। अगर हम कोई खा भी लेंगे ना तो भी वो पोलन ग्रेन एज इट इज़ का एज इट इज़ निकल ही आएगा, क्योंकि हमारे जो पेट के जो एसिड है, स्टोमच में जो HCl होता है वो भी उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो समझ सकते हो कि कितनी अच्छी लेयर होती है इसकी, स्ट्रक्चर स्पोलोलिनिन की इतना अच्छा होता है कि वो सबको सबसे रेसिस्टेंट कर लेता है, किसी का भी उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी उसको हिला नहीं सकता है ना। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि कौन सी लेयर होती है कि जो बायोलॉजिकली और केमिकली रेसिस्टेंट होती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, स्पोरोलिनिन होती है ना। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, एट ए सर्टेन प्लेस एक्साइन रिमेन थिन, दिस थिन एरिया आर नोन एज जर्म पोर, वेयर when they are circular in outline and germination further furrow when they are elongated। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर जो है हमारी एक्साइन है ना, स्पोरोलिनिन लगी हुई है, जिसपे कुछ कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे स्पोरोलिनिन जो होता है वो नहीं होता है। तो ये जो जगह होती है इसे क्या कहते हैं हम, जर्म पोर, जिससे क्या होता है कि ये जो है आगे जा कर के ट्यूब बना लेते हैं, और जहाँ से क्या होता है कि ये मेल गैमेट जो है इसके अंदर के वो
यहाँ से होकर के जो फीमेल के पार्ट है उससे फर्टिलाइज कर सके, वरना स्पोरुलिन तो उनको बाहर निकलने ही नहीं देगा। इस वजह से नेचर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाई हुई है कि जहाँ पे स्पोरुलिन नहीं है वहाँ से वो निकल सके और फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। इंटाइन कैसी लेयर होती है? थिन एंड इलास्टिक। कैसी होती है? थिन और इलास्टिक। ये भी आपको याद होना चाहिए, कैसी होती है? थिन और इलास्टिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इमर्ज आउट एज पोलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो मैंने अभी बताया कि हमारा पोलन जो है उसके ऊपर ऐसी लेयर होती है जहाँ से ये मेल गैमेट निकल पाते हैं, और ये तो वैसे ही थिन और इलास्टिक है तो इसमें से आसानी से मेल गैमेट निकल जाते हैं और यहाँ से भी निकल करके वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज एंड डिवाइड माइटोटिकली। ये स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये साइज जो है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि ये मैंने पूरी एनसीईआरटी की थी, ये डायग्राम काट दिया, कोई बात नहीं, पर मैं वैसे आपको बता देती हूँ। जो इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ना, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है माइटोटिकली, और फिर वो आगे चल कर के डिवाइड होकर के क्या बना लेते हैं? वेजिटेटिव, जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, एंड ए स्मॉल जर्मिनेटिव सेल, है ना। तो ये दो पार्ट में आगे चल करके डिवाइड हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल होता है जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। उसका एक्स्ट्रा नाम क्या है? ट्यूब सेल। तो हमारा ये क्या है? ट्यूब सेल वेजिटेटिव सेल है। बड़ा जो पार्ट है और छोटा वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? जर्मिनेटिव सेल। तो हमसे क्वेश्चन ये भी एक पूछा जाता है कि जो लार्ज पार्ट होता है, बड़ा वाला जो पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है? वेजिटेटिव सेल होती है, और छोटी जो होती है वो स्प्लिंडल शेप की, वो कौन होती है? जर्मिनेटिव सेल होती है। ठीक है, तो हमारे जो ये वेजिटेटिव सेल होता है इज बिगर एंड अबंडेंट एंड अ फूड रिजर्व लार्ज इरेगुलर इन शेप न्यूक्लियस। तो मतलब कि ये हमारा बड़ा पार्ट है ना, बिगर है, और अबंडेंट ऑफ द फूड रिजर्व, मोस्ट ऑफ द बड़ा है, अबंडेंट है तो यहाँ पे ज़्यादातर फूड रिजर्व होगा, और कैसा? इरेगुलर शेप का है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। देखने में आपको समझ में आ रहा होगा, समझ सकते हैं आप। आगे क्या कह रहा है? जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल एंड स्प्लिंडल शेप देन साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस। तो ये जर्मिनेटिव सेल है ना, हमारी जर्मिनेटिव सेल है, और ये कैसी है? छोटी है वेजिटेटिव के कंपैरिजन में, और कैसी है? स्प्लिंडल शेप की है। कैसी शेप की है? स्प्लिंडल शेप की है, और डेंस साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस है, स्ट्रक्चर छोटा है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के डेंस साइटोप्लाज्म है। तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि स्प्लिंडल शेप, स्मॉल और स्प्लिंडल शेप कौन होता है? जर्मिनेटिव सेल होती है, और फूड रिजर्व करने में जो हमारा काम आता है वो कौन होता है? वेजिटेटिव सेल होता है। ठीक है, और आपको ये जो दिख रहा है ना एसिमेट्रिकल स्प्लिंडल, ये हम सेल और सेल डिवीज़न में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें आता है एसिमेट्रिकल स्प्लिंडल। तो अगर हमसे पूछे कि पोलन ग्रेन के अंदर कैसी सिमेट्री दिखाई देती है, तो वो कौन सी होती है? एसिमेट्रिकल। इस डायग्राम से वो क्वेश्चन है, तो इस वजह से एनसीईआरटी की हर एक डायग्राम भी हमें गौर से देख करके समझ करके पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर है 11th का, पर ये इसमें भी ये डायग्राम दिया हुआ है, तो वो यहाँ से लिंक करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाई दिया, आप कभी भूलना मत इसको कि कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेल्ड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। वो 60%, कितने परसेंट? 60%। ये भी है नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो कैसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन एकदम रट गई है ना,
तो आप तो नीट में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ईजीली ले आओगे। इसलिए कहते हैं सब टीचर्स की एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके आपको उतना एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा ही रही हूँ और क्वेश्चन भी आपको मैं ला करके दिखाई दूँगी कि कैसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आप मेरे साथ जुड़े रहें। एनसीईआरटी तो आपकी मैं ऐसे टिप्स पे करवा दूँगी, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि 60% कैसे होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज होते हैं, ये दिख ही रही है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल इज डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट एंड बिफोर द पोलन ग्रेन आर शील्ड 3 सेल्ड स्टेज। स्टार्टिंग में जो 60% जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60% होते हैं। बाद में 60 के अलावा लगा लो कितने बचे, 100 में से 40, तो 40% जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 सेल्ड स्टेज होते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जर्मिनेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, 2 मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। जिसमें से एक हमारा मेल गैमेटोफाइट हम देखेंगे आगे कि ओवरी से फर्टिलाइज कर जाता है, और एक जो होता है वो उसकी अंदर की जो पोलर सेल होती है उससे फर्टिलाइज कर जाता है, जिसकी वजह से ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है कि जो पोलन न्यूक्लियर सेल जो होता है, पोलर सेल जो होते हैं वो एंडोस्पर्म बना लेते हैं, और ओवेरी और जो मेल गैमेटोफाइट है, ओवा और मेल गैमेटोफाइट फ्यूज़ होकर के क्या बना लेते हैं, आगे का एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। आगे और एक पेज और देख लेते हैं, बस फिर आज के लिए इतना ही। फिर कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और देखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारा क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कोज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकाइल इन्फेक्शन हो गई है स्पेलिंग, कोई बात नहीं। इन्फेक्शन इन सम पीपल एंड ऑफ्टन लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। मतलब कि क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि जिनसे हमारा अगर वो नाक के थ्रू जो है, नोज़ के थ्रू अगर वो लंग्स में चले गए ना तो बहुत सारी एलर्जी कोज करते हैं, ब्रोंकाइनल इन्फेक्शन कोज करते हैं। और वो भी कैसे होते हैं, क्रोनिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं और हार्मफुल होते हैं, जिनको फिर हमें कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कि जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये हम रेस्पिरेटरी वाले 11th के चैप्टर में पढ़े हैं कि अस्थमा क्या होता है कि जो एल्विलाई होती है उसके अंदर क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अस्थमा। और क्या है, ब्रोंकाइटिस। ये दोनों ही क्या है, हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन हाईली एंड सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन प्रीविलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पोलन ग्रेन जो होता है अगर बहुत टाइम तक रिमेन एनवायरनमेंट में है तो उसके अंदर क्या है, हमें वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसको अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल रहा है इसलिए वो पोलन ग्रेन वहाँ पे रह रहा है। अब जैसे कि हर एक का अलग अलग पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है, जैसे कि हम देखें इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। पोलन ग्रेन जो अपनी वाइबिलिटी होती है, जैसे वो डाइसेंस होते हैं तो वो अपनी वाइबिलिटी जो है 30 मिनट के अंदर लूज़ कर देते हैं। ये भी नीट का PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि राइस और व्हीट की वाइबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट की ही होती है खाली। और दूसरा देखें इन सम मेंबर रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड देन दे मेंटेन फॉर अ मंथ। इनकी कितनी होती है, मंथ तक होती है। कौन कौन से, रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। तीनों नाम याद होने चाहिए, रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, इन तीनों की वाइबिलिटी कितनी होती है, मंथ की होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर स्पीशीज फॉर ए ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये क्या कह रहा है हमारा कि हम पोलन ग्रेन को है, पोलन ग्रेन जो है उनको स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सारे सालों भर तक, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ओनली नाइट्रोजन नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, वो भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से देख लो, जिसमें क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। और सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड इन एज ए पोलन बैंक सिमिलरली टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब कि कोई भी हमें कोई नई प्रजाति बनानी है तो हम अगर उसकी जनसंख्या जो है वो ख़त्म होती जा रही है तो हमने जो स्टोर करके रख रखे हैं ना, उनसे पोलन ले करके दूसरे वाले से फर्टिलाइजेशन करा करके, फीमेल गैमेटोफाइट से फर्टिलाइजेशन करा करके, और हम क्या बना सकते हैं, एक नई क्रॉप बना सकते हैं, जो कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे भी। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट के अंदर एंड देयरफॉर आर यूज्ड एज फॉर पोलन टैबलेट फूड सप्लीमेंट की तरह। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जिसकी वजह से उनको एज ए टैबलेट की फॉर्म में लिया जाता है फूड सप्लीमेंट की तरह, कि एक टैबलेट लिया उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो होता है बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो इनको लेते भी हैं, स्पोर्ट्स के अंदर ये लेते हैं कि जिससे उनको एनर्जी मिले, कि कम टाइम में उनको एनर्जी मिले, है ना। तो ये पूरा हुआ आज के लिए हमारा पोलन ग्रेन। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, ठीक है। और हम कल मिलते हैं, बाय बाय।